और बज़्म मुकालमा में पहली बार तशरीफ़ लाएँ, और बज़्म मुकालमा के लिए बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर की और इफ्तिखार की बात है कि इन जैसी एक शोरा आफाक और संजीदा और इल्मी तौर पर इतनी मजबूत शख्सियत जो है वो आज यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इनको तारिक जमील साहब जो मुदीर मसूल हैं बज़्म मुकालमा के, उनकी जानिब से और बज़्म मुकालमा के सारे अरकान की जानिब से और आप तमाम हजरात की तरफ से आज इन्हें इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी फराज साहब, आपकी इजाज़त हो तो खड़े होकर बात करते हैं। जी ज़रूर। आपने मेरी इतनी तारीफ़ें करी और वाक़अतन ये है कि मैं इसका इतना मुस्तहिक़ नहीं जितना आपने बयान किया। शुक्रिया तारिक जमील साहब, आपने इनवाइट किया। शफीक साहब से तो मेरे ख्याल में शायद कोई 15 साल बाद वैसे मुलाकात हुई। और इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया, ज़ुबैर ताहिर साहब आपका शुक्रिया। मैं इत्तफाक से इन पांचों लोगों से पिछले एक हफ्ते में ही एक बार मिला हूँ और मुझे हैरानी इस बात की है कि इतना ज़्यादा इस प्रोग्राम को करने में दिलचस्पी है। उससे मुझे नज़र आता है कि यकीनन ये जो सोचने और समझने और फिर कुछ करने का अमल है, यकीनन वो आगे बढ़ेगा। यानी मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर इतनी दिल जमई के साथ अगर 4-5 लोग और 10 लोग या 12 लोग अगर किसी सोच और फिक्र के काम को आगे बढ़ाने के बारे में अगर अपना वक्त लगा रहे हैं, अपना सरमाया लगा रहे हैं, तो लाज़िमन जो है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो मैंने लिखा भी है एक मजमून कोई 11 सफ़े का, तो थोड़ी सी जो है वो मैं कुछ पढ़ता जाऊंगा और कुछ आपके सामने आदाद शुमार और उस टाइप की चीज़ रखता जाऊंगा। कुछ मेरी भी आसानी हो जाएगी। कुछ तो मेरा मौजू असल में ये है कि यूनिवर्सिटियों की सूरत-ए-हाल और मेयार के तकाज़े। जो पहली गुफ्तगू हुई फराज साहब के साथ, तो उसमें यही बात थी कि तालीम के मेयार पे हम बात करना चाहते हैं। अब मेरा मसला ये रहा है कि मेयार को देखते ही जो है मुझे जाहिर सी बात है कुछ बाहर की यूनिवर्सिटियों का मेयार मेरे जहन में आ जाता है, और उसके साथ सबसे पहले अगर आप साइंस में हो तो आपको नज़र आएगा कि सहूलियात नज़र आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान में जो है वो शायद इस्लामाबाद में कुछ जगहें हैं जहाँ पर या लाहौर में एक आध जगह हैं जहाँ पर कि आप जाएं तो आपको लगे कि हाँ भाई आप वाकई में किसी तहकीकी इदारे में आ गए। लेकिन कराची में ऐसा बहुत ही कम है, और ज़ाहिर है मैं यहाँ खुद ही इतने सालों से हूँ, तो मैंने सोचा ये कि मैं इस मौजू को बदलूं। कम से कम मेरे ख्याल में 3 या 4 फ़ोन कॉलें और उसमें भी जो है वो कोई तकरीबन सब मिला के 40-50 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैं कामयाब हो गया फराज साहब को इस बारे में बावर कराने में कि भाई जो बात मैं करना चाहता हूँ वो वही करने दी जाए। तो मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि मैं माहिर तालीम नहीं हूँ, यानी कि एक तो होता है जो कि एजुकेशन में एक्सपर्ट हो। आमतौर पे मेरे नज़दीक माहिर तालीम वो है जो कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या जो बोर्ड का चेयरमैन हो, आमतौर पर उनके बारे में समझा जाता है। तो मैं तो वो हूँ जो कि एक तालीमी निज़ाम को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी अपने आप को कहूँगा कि मैं तो तालीमी निज़ाम का तालिब इल्म हूँ, यानी कि एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि मुझसे गलतियाँ बहुत होंगी, होती भी रहती हैं, और क्योंकि आदाद शुमार वाला मामला है तो इसलिए आप यकीनन दरगुजर करेंगे जब आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने कुछ चीज़ें गलत बताई। तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये मैं माहिर तालीम नहीं हूँ। आप आजकल सुनते होंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में एहतजाज, रैलियाँ, हड़ताल और क्लासेस और इम्तहानात का बाइकआउट अक्सर खबरों में आता रहता है। आजकल भी यानी गुज़िश्ता 1.5 माह से हमारे यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी है और यूनिवर्सिटी से अपना हक यानी लीव इनकैशमेंट मांग रहे हैं। इसी तरह टीचर्स में प्रमोशन के लिए तकरीबन 6 माह से तहरीक चलती रही। गुज़िश्ता साल अगस्त से और इस साल फरवरी तक, और अभी इसी साल फरवरी और मार्च में कोई 2 हफ्ते यूनिवर्सिटी बंद भी रही। पिछले साल भी सिलेक्शन बोर्ड्स के यूनिवर्सिटी कोई 3 हफ्ते हड़ताल की वजह से बंद रही। यूँ टीचर्स और स्टाफ अपने हकूक़ के लिए बार बार खड़े होते हैं,
और आपको यूनिवर्सिटी के हालात की यूं खबर होती है और सवाल पैदा होता है कि पहले ही यूनिवर्सिटी का मेयार इतना ख़राब है और यूनिवर्सिटी में जो सहूलियात हैं उनका भी शहरियों को बखूबी अंदाज़ा है कि ये इतनी बदतर होती चली जा रही हैं, और उस पर ये हड़तालें और एहतजाज, फिर ये सब क्या है? यानी कि एक तरफ वैसे ही मेयार ख़राब है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी बंद भी होती रहती। तो ये मैं समझता हूँ कि बतौर सोसाइटी जो है ना वो एक बड़ा मसला है। अभी के आप में से बहुत सारे लोग, हम सभी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए, तो और हमारी औलादें कराची यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती। ये एक बड़ा फंडामेंटल बात है। मैं टीचर हूँ, मेरे साथ 612 टीचर्स हैं। 612 में से मेरे ख्याल में शायद 6 होंगे जिनके औलादें यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, वो सब प्राइवेट इदारों में पढ़ती हैं या निस्बतन बेहतर जैसे NND वगैरह या दाऊद वगैरह भी, इक्का दुक्का वहाँ भी इक्का दुक्का। तो हमारा खुद का भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों का भी और शहर वालों का भी यूनिवर्सिटी से फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो और फिर इसीलिए हमें लगता है कि ये जब हम थे तो ये कुछ और थी, यानी जब जो है तारिक साहब जब एक्टिविस्ट थे यूनिवर्सिटी में तो ये कुछ और थी, और अब इसको क्या हो गया है, यानी ये एक बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं आपको ये बात कन्वे करने में कामयाब हो जाऊं तो यही मेरी बड़ी कामयाबी होगी कि ये मसला है क्या, यानी हम कहाँ खड़े हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ ऐसी क्यों हो गई हैं सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, और वजूहात क्या हैं इनकी। इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है एक सूरत-ए-हाल इतनी आसानी से तो नहीं वाज़े हो सकती। आपका कन्फ्यूजन कोई एक दिन का तो पैदा करता नहीं है, आपका अपना भी तजुर्बा है कराची यूनिवर्सिटी का, आना जाना कभी ना कभी हो ही जाता है। आपको मिलते हैं शादी ब्याह, आप लोग इदारे चलाते होंगे, कोई फैक्ट्री चलाता होगा, कोई और बिजनेस करता होगा, वहाँ भी आपको कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से सामना करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मेरे कह देने से तो आपकी राय बदलने से रही, ये बात तो है। तो आज हम यूनिवर्सिटियों की सूरत-ए-हाल और मेयार के तकाजे, इनमें कराची यूनिवर्सिटी की सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हैं, यानी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी की सूरत-ए-हाल क्या है और उस सूरत-ए-हाल में उसकी क्वालिटी क्या है, यानी उसका जो आउटपुट है उस सूरत-ए-हाल में क्या निकलता है जिस सूरत-ए-हाल में वो है। इस इन्वान से मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात की जाए और आपके सामने कुछ सूरत-ए-हाल वाज़ेह की जाए कि यूनिवर्सिटी की सूरत-ए-हाल क्या है और किस तरह से हमें इसे समझने की जरूरत है। हम अपना आगाज कराची यूनिवर्सिटी का दुनिया की 2 यूनिवर्सिटियों से मवाजना करके देखते हैं। एक जवाहरलाल नेहरू JNU कहलाती है दिल्ली इंडिया की, जो कि दुनिया में सोशल साइंसेस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, और दूसरी अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग और साइंस से मुतालिक एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। कराची यूनिवर्सिटी का साल 2022-23 का बजट रुपयों में तो 8.4 अरब रुपए है, लेकिन डॉलर में 28 मिलियन डॉलर है। सर का बजट देखें तो ये 28 मिलियन डॉलर है, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बजट जो है इंडिया की JNU कहलाती है, इसका बजट जो है ये तकरीबन 25 मिलियन डॉलर। हमारे यूनिवर्सिटी में कोई 44,000 स्टूडेंट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोई 8,500 स्टूडेंट्स। और ये देखिए कि ये सोशल साइंस की यूनिवर्सिटी, ये कोई बहुत हाई फाई साइंस की यूनिवर्सिटी नहीं, कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन ये कि प्राइमरीली सोशल साइंस की यूनिवर्सिटी में जितने भी आपको इंडिया में दानिशवर मिलते हैं उनमें से आधे जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए समझे जाते हैं। एक तो ये तादाद भी देख लें आप, और ये भी। अब आप आइए आप मिशिगन यूनिवर्सिटी पे, तो आपको इसका बजट अंदाजन अगर मैं कहूं तो आपका अंदाजा शायद ये 100 मिलियन डॉलर हो, 1000 मिलियन डॉलर हो, 2000 मिलियन डॉलर हो, 3000 मिलियन डॉलर हो, लेकिन इसका बजट जो है वो 10,000 मिलियन डॉलर है, और इसमें स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 46,000 है। तो अगर आप आलमी मेयार की बात करें, मिशिगन जो है वो बाज़ चीज़ों में
दुनिया में यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया, तो किसी रैंकिंग में तो आपको शायद कराची यूनिवर्सिटी भी शायद नंबर 1 नजर आ जाए कहीं ना कहीं, लेकिन मिशिगन जो है वो इंजीनियरिंग और साइंसेज में और खास तौर पे जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दुनिया में 24वें नंबर पे समझी जाती है। अब आप देखें कि इनका एक तो ये बजट है और दूसरा 17 बिलियन डॉलर का, यानी ये 10 बिलियन डॉलर है, 17 बिलियन डॉलर का इनका एंडाउमेंट फंड है, जिससे तकरीबन कोई 46,000 में से 40,000 स्टूडेंट्स को किसी न किसी शक्ल में स्कॉलरशिप और ग्रांट और एड वगैरह दी जाती है। एक बड़ी तादाद को जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करने के लिए आती है उसको तो टोटल स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपको नजर आएगा कि ये भी एक मुवाजना है कि हमारी यूनिवर्सिटी को कम मिलता है, लेकिन फिर इन दोनों को मिलाएं तो कोई मुवाजना नहीं। तो जो लोग आपको कहते हैं कि आलमी मेयार हायर एजुकेशन कमीशन कहता है क्वालिटी, है ना, हायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का लफ्ज आप बहुत सुनेंगे पाकिस्तान के माहिर तालीम से कि भाई आपकी ये पॉलिसियां क्यों हैं, तो वो आपको बताएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ये जरूरी है। तो नए नए डिग्री प्रोग्राम आते हैं, BS का 4 साल का प्रोग्राम और MPhil से PhD करके फिर उसके बाद PhD करने का 8 साल का प्रोग्राम, ये सब के सब पिछले 20 सालों में इसी तौजी से नाफिज किए गए कि दुनिया में ये हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। लेकिन फिर ये बात दब जाती है कि दुनिया में जो हो रहा है वो तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ये कि वो स्टैंडर्ड जो दुनिया का ले लिया जाता है और उसके बाद हमारी कंडीशन को भूल जाया जाता है। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों की फंडिंग से मुताल्लिक हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों को फंड फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, ये सरकारी के अलावा निजी यूनिवर्सिटियों को भी फंड फराहम करता है, अच्छी खासी तादाद में करता है। HEC आपको अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटियों के लिए बजट रकूम की फराहमी में कटौतियों से मुतालिक शिकायत करती नजर आएगी। आजकल भी पिछले 2 हफ्ते से आ रहा है कि HEC का भी बजट बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटियों की टीचर्स की एसोसिएशंस और पाकिस्तान की सतह पर यूनिवर्सिटीज की फेडरेशन टीचर्स की भी बयानात में यही शिकायत करती मिलेंगी कि यूनिवर्सिटियों की ग्रांट में इजाफा किया जाए। अगर मैं HEC को गुज़िश्ता 10 सालों में वफाकी हुकूमत की ग्रांट का जायजा लें तो नजर आता है कि सन 2014 में इसे 65 अरब रुपए मिलते थे, जबकि सन 2022 में इसे 109 अरब रुपए मिलते। तो अगर आप देखें कि सन 2014 में HEC को अगर 65 अरब रुपए मिलते थे तो सन 2022 में हुकूमत कहती है कि इसको 109 अरब रुपए मिले, लेकिन नाकदीन कहते हैं कि ये इतना नहीं है क्योंकि जो डेवलपमेंट ग्रांट है वो 44 अरब रुपए की। आज के अखबार में भी आया है, अब आया है कि HEC को, यानी ये मई का एंड आने वाला है, तो HEC को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट ग्रांट से 44 बिलियन रुपए अदा किए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान में अगर आप देखें कि हमारा डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में 2014 में हमारा 100 रुपए का था और अब जो है 2022 में ये 280-290 रुपए का है। इसी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन कमीशन को यूनिवर्सिटियों की फंडिंग के लिए पैसे मिलते हैं उसमें एक तो रुपए की टर्म्स में ये स्टैटिक ही है, यानी पूरा जो 18, 19, 20, 21 में ये 65 बिलियन ही थे और फिर उसके बाद अभी पिछले साल ये 109 किए गए, उनमें भी कल जारी किया है 44 बिलियन, तो इसका मतलब ये अभी भी 65 ही है। और इस दौरान में कितनी डिवैल्यूएशन होगी? पिछले 1 साल में तो अच्छी खासी होगी, लेकिन फिर भी 100 से 150 आना भी कोई कम बात नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी की ग्रांट जो है वो बजाय बढ़ने के रियल टर्म्स में देखा जाए तो वो आधी से भी कम हो गई, 1/3 हो गई। यानी जो कराची यूनिवर्सिटी को जो रकम अगर मिलती थी वो रकम जो है वो अब जाकर जो है वो 4 अरब रुपए तकरीबन सिंध गवर्नमेंट के और हायर एजुकेशन कमीशन जो इस्लामाबाद से जो था, 2 सोर्सेज से पैसे आते।
तो ये रकम जो है ये दोनों जगह से ये तकरीबन 440 करोड़ रुपए या 4.4 अरब रुपए बनती। और लेकिन अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो आपको नजर आएगा कि कराची यूनिवर्सिटी जो है ये ऐसे जा रहा है इसका मामला। अगर आप केयू की ग्रांट देखें जो सरकार दे रही है और जो 2014 में दे रही है और जो 2022 में दे रही है, तो पहले ये 18 मिलियन डॉलर से और अब ये घटकर जो है वो तकरीबन 11 मिलियन डॉलर्स हो गए। वो जो आपने 25 देखा था ना, इसमें 28 देखा था, इसमें यूनिवर्सिटी की अपनी इनकम भी शामिल। ये बात मैं कर रहा हूं ग्रांट की, जो सरकार देती, सिंध गवर्नमेंट भी देती है और वो भी देती। तो ये ऐसे नीचे आ गए डॉलर टर्म्स में। तो इन सालों में यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, आप उसका अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो आमदनी है उसमें इजाफा करने की कोशिश की गई। यानी कराची यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो अब यानी सारे तलबा से फीस और सरकार से ग्रांट मिलाकर कोई तकरीबन 840 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। 8.4 अरब रुपए एक यूनिवर्सिटी खर्च कर रही, क्योंकि कम पैसे नहीं। लेकिन आपको नजर आएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक अफलास है, बिल्डिंगें टूटी हुई है, छतें गिर रही हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है। स्टाफ टाउन ले लें, लाइब्रेरी ले लें और पुरानी जगहों पे चले जाए, आपको देख के रोना आता है। हमारे पास तो आते ही रहते हैं, मैं और शफीक साहब और तारिक साहब तकरीबन आगे पीछे के ही लोग हैं। तो अब मैं करता ये हूं कि जब कोई मेरे डिपार्टमेंट आता है और कहता है डिपार्टमेंट की हालत क्या है, तो मैं उसको ले जाता हूं ऊपर लैब में। मैं कहता हूं आइए चलिए। जब वो लैब में जाते हैं, लैब में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो पहला तासुर ये आता है ये तो वही काम कर रहे हैं जो हमसे करवाए गए। और जब उनको बताओ कि भाई जब आप पढ़ रहे थे, जैसे जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 1995 में, तो उस वक्त डिपार्टमेंट को ग्लासवेयर और केमिकल के लिए 5 लाख रुपए मिलते थे। अब आप अंदाजा लगा लें कि सन 2022 में यूनिवर्सिटी अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 750 स्टूडेंट्स के लिए कितने पैसे देती होगी। तो वो साल में बड़ी मुश्किल से 15 लाख रुपए खर्च करते। ऐसे ही मामला कराची यूनिवर्सिटी का। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें कि ये 840 करोड़ रुपए का बजट है, तो ये कहां खर्च हो रहा है? तो ये दो मद में खर्च हो रहा है। ये एक खर्च हो रहा है सैलरी में, जो तकरीबन 440 करोड़ रुपए के करीब है, और दूसरा खर्च हो रहा है ये इंतजामी अखराजात, जो भी तकरीबन 420, 425, 430 करोड़ रुपए। अब ये पैसे जो हायर एजुकेशन कमीशन से मिलते हैं और जो डॉलर टर्म्स में गिरते चले जा रहे हैं, इनको यूनिवर्सिटी में खर्च करने का कोई इंतजाम होगा। आप लोग भी बिजनेस करते हैं या किसी बिजनेस के इदारे से वाबस्ता होंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपका इदारे में अखराजात की क्या सूरत हाल है, तो आप कहें कि भाई मुझे नहीं मालूम, वो एक आदमी को मैंने CEO लगाया हुआ और एक आदमी को डायरेक्टर फाइनेंस लगाया, इनको पता है। तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि भाई ये क्या मामला है। आप 8-10 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के, और आपको क्या साल में कोई बताता भी नहीं है कि क्या खर्चा, क्या आमदनी और क्या खर्च है। तो आप हैरान रह जाएंगे। आप मेरे ख्याल में वो काम ही छोड़ देंगे। आप कहेंगे भाई इसमें तो हिस्सा लगाना नहीं, क्योंकि ये तो बेखबर लोग। अब हम लोग कराची यूनिवर्सिटी में एक एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी चलती है। 1973 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उसमें 2 बार तरमीम की गई, एक 1981 में और एक 2018 में भी की गई। लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी का एक्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो यूनिवर्सिटी के 2 इदारों से पहले मंजूर होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसका हर महीने इजलास होना चाहिए, और दूसरी यूनिवर्सिटी की सेनेट है, जो कि देखा जाए तो एक कानून साज इदारा है। सेनेट अगर किसी भी करारदाद को मंजूर कर दे तो आगे चलकर उसको नजीर के तौर पर यूनिवर्सिटी में किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बाकायदा एक्ट के साथ है, सेक्शन 28 है कराची यूनिवर्सिटी एक्ट का और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का, कि अगर सेनेट कोई फैसला कर दे तो वो यूनिवर्सिटी एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस का हिस्सा बन जाएगा। यानी इस तरह का मामला है। यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अंदर एक बड़ी खुद मुख्तार इदारा होती है, अभी भी है,
लेकिन आपको हैरानी होगी कि पिछले 15 साल में सिर्फ 3 बार ही सेनेट हुई, और आखिरी बार जब सेनेट हुई, और सेनेट का काम है कि वो बजट को सिंडिकेट से मंजूरी के बाद जो है वो उसकी इजाजत दे अखराजात की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बजट खर्च करने के बाद जो है उसकी मंजूरी ले लें। आप किसी इदारे में सोच सकते हैं, इवन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होता कि सालाना बजट पहले आता है, पहली जून को आ जाएगा, और उसके बाद वो खर्चा होगा सारा का सारा, तो बीच में 2-3 बार उसका रिवीजन होगा। बाकायदा एक्स्ट्रा पार्लियामेंट का इजलास बुलाना पड़ता है मनी बिल को पास कराने के लिए, और अगर उसमें हुकूमत की अक्सरियत ना हो तो हुकूमत को ही मुस्ताफी हो जाना पड़ता है। ये पिछले 4-5 सालों में कई ममालिक में हो भी चुका है, और एक लिहाज से पिछले साल हमारे यहां भी तकरीबन यही हुआ। तो यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट है उसमें 19 नुमाइंदे, उनमें 6 यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड टीचर्स के नुमाइंदे, 1 अफसरान का नुमाइंदा, और बाकी जो 11 लोग हैं वो सरकार के नुमाइंदे। उसमें वाइस चांसलर भी हैं, उसमें डीन भी होता है यूनिवर्सिटी का एक, उसके अंदर सूबाई असेंबली के 3 अरकान होते हैं, उसके अंदर उलमा का एक नुमाइंदा होता है, उसमें हाई कोर्ट का एक नुमाइंदा होता है, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन का एक नुमाइंदा होता है। तो एक अच्छी खासी तादाद जो शहर से और हुकूमत से वाबस्ता होती है, स्टेट के इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता होती है, वो उसमें आती। वजारत तालीम का सेक्रेटरी उसका मेंबर होता है। इनके सामने पिछले 5 साल में कभी कोई बजट नहीं रखा गया, और पिछले 15 साल में इन्होंने अगर कभी बजट को मंजूर भी किया तो इनसे ऊपर वाला इदारा जो सेनेट है उसमें तो पेश ही नहीं। तो सन 2000 आखिरी सेनेट हुई सन 2018 में, उसमें जो बजट पेश किए गए वो 2018-19-20 के नहीं थे, बल्कि उसमें बजट पेश किए गए 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 के बजट पेश किए गए कि इनकी मंजूरी दे दी। यानी वो पैसे खर्च हुए भी 5 साल हो चुके, उनके ऊपर एक मोहर लगा दी थी, कुछ एतराजात कर लिए, तंबीह कर दी। तो जो अखराजात और आमदनी का मामला है उसमें यूनिवर्सिटी के अपने इदारे शामिल, और ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, ये पूरे सिंध की यूनिवर्सिटी में। और हायर एजुकेशन कमीशन के एक आदमी ने एक बार एक बयान में कहा कि हमें तो हैरानी है कि सिंध में कोई एक यूनिवर्सिटी है जहां के सेनेट से मंजूर हो जाता है बजट। यानी ये रुझान है पिछले 10-15 साल से कि आप जैसे एनईडी लेंगे या आप दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज लें, आप वहां किसी उस्ताद से पूछें कि भाई आपके यहाँ सेनेट का इजलास हुआ, आप आईबीए के किसी टीचर से पूछें कि आपके यहाँ कोई गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ जिसमें बजट मंजूर हुआ, तो क्या हाँ अभी हुआ था, आपके अंदर आपने बजट दिखाएंगे कहाँ है? तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हम नायाब हैं पूरा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कि जिनके बजट आपको किसी वेबसाइट पे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हर साल मार्च में एचईसी को और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को हर यूनिवर्सिटी अपना बजट अपने वाइस चांसलर के दस्तखत से भेज देती। तो मैं जो आपको ये तफसीलात बता रहा हूं ये उसी तरह के एक डॉक्यूमेंट में से है जो कि एचईसी को मार्च में जा चुका था पिछले साल। लेकिन वो उन इदारों सेनेट और सिंडिकेट जिनका काम बजट की मंजूरी करना है उनके सामने पेश नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? हुकूमत इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देती है पूरे पाकिस्तान में कि भाई ये बॉडीज का इजलास तो हो ही नहीं रहा और इनमें क्या बात हो रही। तो आपको अक्सर प्लेजरिज्म पे नजर आएगा, यूनिवर्सिटी में टीचर ने पीएचडी की थीसिस जाली लिख दी, पेपर जाली लिख दिया, इस पे तहकीकात होती हुई हायर एजुकेशन कमीशन का नजर आएगा, लेकिन इस पे नहीं नजर आएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर यह माली मामलात की सूरत हाल क्या है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैरे पे पैरा लगाती चली जाती है उन बजट्स के ऊपर जिनको कि यूनिवर्सिटी ने कभी मंजूर ही नहीं किया, वाइस चांसलर के दस्तखत होते। अब यूं देखिए कि ये जो सूरत हाल है ये पैदा क्यों है, आखिर क्या वजह है कि सरकार अपने ही इदारे में होने वाले माली मामलात पर कोई उसको खास तशवीश नहीं। तो मैं आपको एक हैरान कुन बात बताता कि 1996 में कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। आपके जानने वालों में आपके बच्चे आप वाकिफ होंगे कि शाम में कोई तकरीबन हमारे यहाँ कोई 30 के करीब डिपार्टमेंट्स में जो है वो इवनिंग प्रोग्राम में दाखिल होते। 1996 से सन 2016 तक टोटल 20 साल
इवनिंग प्रोग्राम में फीस और इवनिंग प्रोग्राम के अखराजात, उनका कोई हिसाब ही नहीं। वो डायरेक्टर फाइनेंस के पास होंगे, वो वाइस चांसलर के पास होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बजट डॉक्यूमेंट में वो आपको कभी नजर नहीं आए। अब उसकी क्या वजह है? इवनिंग प्रोग्राम को वो कहते हैं ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम का मतलब है कि यूनिवर्सिटी अपने अखराजात पूरे करने के लिए इकदाम करे। अब सेमिनार करा दे, वर्कशॉपें करा दे, बाकी चीजें करा दे, उससे जो आमदनी हो वो यूनिवर्सिटी की अपनी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट नेशनल बैंक में फीस का वाउचर जमा कराए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो पैसा जाए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना जब हिसाब पेश करे कहीं तो वो पैसे लिखे ही नहीं? ऐसा हो सकता है? और ऐसा 20 साल तक होता रहा। तो वो डॉक्टर अब्दुल वहाब थे, आईबीए के डायरेक्टर भी थे। आप में से कई लोग उनके परिस्तार भी होंगे, मैं भी उनका शागिर्द रहा हूं इत्तेफाक से एक कोर्स में आईबीए। तो उनका यह था कि इवनिंग प्रोग्राम से हम अपनी इनकम जनरेट करें, और जैसे आईबीए में होता है कि आईबीए का इवनिंग प्रोग्राम की इनकम कहीं डॉक्यूमेंटेड होती ही नहीं थी उस जमाने। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन उस जमाने में नहीं होती। तो अगर एक टीचर को तनख्वाह मिल रही है 24,000 रुपए, तो उसको 10 क्लास लेने के 30,000 रुपए मिल रहे हैं इवनिंग प्रोग्राम्स। ये उस जमाने की बात है जब मैं 1988-89 में पढ़ता था। और ये एक्स्ट्रा इनकम जो है वो चूंकि इसका हिसाब नहीं शो किया जाएगा, बजट में नहीं होगी, तो सरकार को पता नहीं चलेगा, और जब सरकार को पता नहीं चलेगा तो सरकार उतनी ही ग्रांट देगी जितनी उसने पिछले साल दी थी, वरना सरकार ग्रांट कम कर देगी। इसीलिए यूनिवर्सिटी में जो है वो एक नहीं दर्जनों अकाउंट्स बन जाते हैं, बैंक अकाउंट्स, और उन 3-4 बैंक अकाउंट्स का हिसाब पेश कर दिया जाता है, बाकी का रह जाता है। अब वो हायर एजुकेशन कमीशन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के पैसे भेजे वो किसी और अकाउंट में, वो कोई रिसर्च के लिए किसी टीचर को पैसे भेजे जो कि उसने विन किए रिसर्च ग्रांट, वो किसी और अकाउंट में, और जब वक्त पड़े, जरूरत पड़े, तो डायरेक्टर फाइनेंस बैंक को एक कागज पे लिख के दे कि यहां से वहां डाल दो, वहां से वहां डाल दे, बाद में हिसाब करते रहेंगे, देखा जाएगा, वापस डाल देंगे। तो ये मिसमैनेजमेंट क्यों आई? क्योंकि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता जिससे मैं कहता हूं इंटरनल प्राइवेटाइजेशन को फरोग दिया, यानी यूं कि आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की तरफ जाएं ताकि आप उनको खर्च कर सकें। अब आलम यह हो गया कि हम एक स्टूडेंट से ऑन एवरेज 35,000 स्टूडेंट से हम ऑन एवरेज 77,000 रुपए फीस वसूल कर, सुबह और शाम मिला के, सारे सेल्फ फाइनेंस और उस तरह की चीजें मिला के, इनसे हम अपने बजट का 45% जनरेट कर। अब बताइए तारिक साहब, अगर एक रफाई इदारा हो और अपने ही बजट का अगर फीसों वगैरह से 45% जनरेट कर ले, तो आप कहेंगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, यानी आपने इतने कम वसाइल में और वसाइल पैदा कर दिए। लेकिन एक बात सरफे नजर हो जाएगी कि ये तो सरकारी इदारा है। जब आप सरकारी इदारे को इंटरनली प्राइवेटाइज करेंगे तो नतीजा क्या होगा? वो इवनिंग प्रोग्राम के पैसे छुपाने लगेंगे, वो दीगर पैसे इधर उधर करने लगेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वो सिंडिकेट में तो नहीं पेश किए जा सकेंगे। 20 साल तक सिंडिकेट में इवनिंग प्रोग्राम का पैसा पेश नहीं किया जाता। जब कभी कोई कहता, बोलते हैं भाई वो मसला हो जाएगा ग्रांट, भाई इसका ऑडिट कैसे होता है, इसका क्या होता है, तो कोई बात। फिर 20 साल बाद सन 2016 में जब बहुत शोर मचा और ये बात हुई कि भाई ये पैसे कितने हैं इन लोगों के पास पता ही नहीं चलता, तो फिर पहली बार बजट में उसका हिस्सा दिखाया। अब 2016 से आलम यह है कि एक बार सेनेट हुई और दोबारा हुई नहीं, और यूनिवर्सिटी की इंटरनल प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, यूनिवर्सिटी को खुद मुख्तार किया जाए या अपनी रिसोर्सेज जनरेट करे, इसका पहला नतीजा क्या निकलता है, बुरा असर क्या निकलता है कि अब इखराजात, हिसाब किताब ये गायब होने लगे। और सरकार पूछती क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है, वो कहते हैं कि भाई आप इनको जो है वो तनख्वाहें इनकी बढ़ाएं, हमने 15% तनख्वाह में इजाफा कर दिया। अब ये तनख्वाह में इजाफा किस सूरत में हो? जब ये 65 बिलियन ही रह जाए पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के लिए, तो 15% इजाफा कैसे हो? इसी में से ही करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते हैं कि वो ये $28 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, यानी स्टूडेंट से फीस बढ़ाते चले जाते हैं।
तो 510%, 500 गुना कराची यूनिवर्सिटी की फीस में पिछले 9 साल में इजाफा हुआ। मैं जिस डिपार्टमेंट में पढ़ता था, जब तारे जमीन साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हमारी फीस होती थी, मुझे याद है आखिरी वाउचर 270 रुपए का जमा कराया था एक सेमेस्टर, और एग्जामिनेशन फीस शायद 40 या 50 रुपए थे। अब अप्लाइड केमिस्ट्री में जो है वो एक सेमेस्टर की फीस 41,000 रुपए और एग्जामिनेशन की फीस 20,000 रुपए। एक स्टूडेंट से एक पर्चा रह जाए तो उसको उस पर्चे को देने के लिए 8,000 रुपए अलग से देने होंगे। तो अब जाहिर है, ये तो मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की कहानी सुना रहा हूं। अब अगर आप आगे बढ़ें, ये जो मार्केट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स का भी रुझान बना, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों में जिन चीजों को आसानी से बेचा जा रहा है उनको कराची यूनिवर्सिटी भी बेच सकती। तो मसलन एक बड़ी मिसाल तो IBA था, वो बड़ी ज्यादा फीस लेता था। पाकिस्तान के सरकारी इदारा आज भी है, IBA सरकार से बहुत बड़ी ग्रांट भी लेता है, लेकिन वो फीस कौन सी लेता है उससे कोई नहीं पूछ सकता। क्यों भाई, हम खुद जनरेट कर रहे हैं। आपने जो पैसे दिए उनमें तो हमें फीस लेने का मतलब ये होगा कि हम जो है वो फिर तो IBA ना रहेंगे, फिर तो हम कुछ और बन जाएंगे। हमने अपनी एल्यूमनाई बना ली, हमने अपना एंडाउमेंट फंड बना लिया, हमने अपना, आपको ये सुनने में आएगा अक्सर और बेशतर, इसमें हकीकत भी है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो सरकारी इदारा होते हुए फीस किस तरह तय करते हैं। वहां भी ना कोई एकेडमिक काउंसिल है जिसमें प्रोफेसरान तय करते, एक्ट में लिखा हुआ है प्रोफेसरान तय करेंगे एकेडमिक काउंसिल में कि फीस क्या। ना यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट तय कर सकती, ना सेनेट तय कर सकते, ना वाइस चांसलर तय कर सकते, लेकिन वो तय कर देती, बगैर एकेडमिक काउंसिल के तय करते रहते। हमारी यूनिवर्सिटी में 1995 से 10% सालाना के हिसाब से फीसों में इजाफा हो रहा, लेकिन इस दौरान में जितने मार्केट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बने, जैसे एक डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये फिजियोथेरेपी में जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री 5 साल में दे देता है। एक डिपार्टमेंट है विजुअल स्टडीज, जो खासा मशहूर है, जिसमें खासा काम भी होता है। वो बाज़ाब्ता BS कराता है विजुअल स्टडीज के अंदर। पूरी फैकल्टी है फार्मेसी की, पूरा आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में उमैर बादशाह रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। टीचर्स के कमरों की तादाद तकरीबन 50 है। अब आपको नजर आएगा कि उसकी फीस जो है वो भी मार्केट ओरिएंटेड समझा जाता है। इस वक्त उसकी फीस 98,000 रुपए। विजुअल स्टडीज की फीस जो है वो 90,000 है। जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है उसकी फीस 1,22,000 है। तो ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये अभी हाल फिलहाल में, फार्मेसी के अलावा बाकी हाल फिलहाल में बने, इनकी फीस कैसे तय हो जाती है? जब इनको खोलना होता है, कोई नया कोर्स शुरू करना होता है, तो वो कहते हैं कि वो बकाई में ना वो 2.5 लाख रुपए ले, तो हम जो है वो 1 लाख रुपए से शुरू करें, यानी इस बेसिस पर फीस तय हो जाती। ना स्टूडेंट पे खर्चा कितना हुआ ये देखा जाता है, और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इसको यूं समझती है कि भाई इस तरह से कम आमदनी तो होगी, ये जो मसाइल हैं इतने सारे, इनको पूरा तो किया जाए। तो पूरा एक कल्चर अब है यूनिवर्सिटी में इंटरनली प्राइवेटाइज्ड होने का, ना हिसाब किताब पूछने का, ना बजट मांगने का, ना बजट को अप्रूव करने का, और ये सरकारी पैसे। करप्शन नहीं सर, ये बिल्कुल करप्शन नहीं। आप यकीन कीजिए यूनिवर्सिटी में मैंने तकरीबन 8 वाइस चांसलर देखे, एक पाई का करप्शन नहीं। अकरवा परवरी होगी थोड़ी सी, फेवर्स होंगे थोड़े से, लेकिन करप्शन नहीं है। आप ये डायरेक्टर फाइनेंस से मिले जो हमारे यहाँ आजकल है, आपको नजर आएगा कि ये आदमी आपके सामने बहुत ही पढ़ा लिखा और बड़ा शरीफ और आपको हिसाब किताब देता हुआ नजर आएगा। नॉर्मल आदमी, ना उसके रहन सहन में कोई तब्दीली आई, ना उसकी जायदाद में तब्दीली आई। यूनिवर्सिटी के इतने टीचर्स वाइस चांसलर्स हैं, टीचर्स बाज हैं जिन्होंने और जरियों से आमदनी हासिल की, करप्शन से नहीं। बंगले और जागीरों से नजर आता है ना आदमी। भाई आप बताएं, हमारी यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर बता दें जो इन ओहदों पर आओ, चाहे वो अजमल साहब मरहूम हो, चाहे कैसर साहब हो, चाहे पीरजादा कासिम हो, या और लोग। पीरजादा कासिम तो अभी 1 साल पहले तक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मुलाजमत ही कर रहे है ना। तो ऐसा नहीं है, हम उस करप्शन में थोड़ा सा
समझते हैं कि करप्शन होगा 10% 20% हो, जो बाकी सरकारी इदारों में वो परचेज वाले करते हैं, इंजीनियरिंग वाले करते हैं, मेंटेनेंस वाले करते हैं, नीचे के लोग, ऊपर नहीं होता। लेकिन क्या वजह है कि ये फीसों में इतना बेतहाशा इजाफा और उसके नतीजे में जो है वो मेयार का बढ़ने के बजाय और कम होते चले जाना। तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कराची यूनिवर्सिटी में जो पोस्टें हैं टीचर्स की, वो सन 2008 से 982 जो HEC ने मुख्तस की हुई। जब BS प्रोग्राम लेकर आए थे तो सीटों में इजाफा किया, तकरीबन 750 से 982 कर दिया। और पिछले 15 सालों में कभी भी ये 982 सीटों पर लोग तैनात ही नहीं हुए। जितने लोग तैनात हुए उनकी तादाद मैक्सिमम अगर चली गई तो 705, और आजकल हम 612 टीचर हैं और पोस्टें कितनी है 982। अब आप देखिए 370 पोस्टें, इन 370 पोस्टों पर लोग तैनात क्यों नहीं किए जाते, तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रोफेसर्स की पोस्टें 202 हैं मौजूद, प्रोफेसर 72, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें तकरीबन कोई 150 के करीब हैं, उसके ऊपर 80 लोग। लेक्चरर की पोस्टें 292 292, उनके ऊपर लेक्चरर हैं 70, खाली हो रही है यूनिवर्सिटी नीचे से। एक बड़ी तादाद असिस्टेंट प्रोफेसर की है, वो PhD करके उनको रैंक मिल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो है 370 के करीब। तो यूं टोटल बनता है 612। तो आपको नजर आएगा कि यूनिवर्सिटी में जो एक के बाद दूसरे वाइस चांसलर का और जो बाकी, मैं तो कहूंगा यूनिवर्सिटी के माहौल में जो बात है, टीचर्स पे इफेक्ट पड़ता है तो वो एहतजाज करते हैं, सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। लेकिन ये जो पोस्टें खाली हैं, ये क्यों खाली हैं? क्योंकि HEC की पॉलिसी भी यही है कि आप अपने अखराजात को कम करें, नंबर ऑफ टीचर्स को कम करें। तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 1:74 है, और HEC के रिकमेंडेड है 1:30, और जिसको ये लोग कहते हैं आलमी मेयार वो है 1:25। तो दुगने से ज्यादा बोझ टीचर्स पर है। उसको निकाला कैसे जाता है? टेम्पररी टीचर्स भर्ती की। तो पूरा इवनिंग प्रोग्राम दिखाया जाता है कि इसके रेन्यूमरेशंस टेम्पररी। टोटल साल में इवनिंग प्रोग्राम पे जो ये खर्चा करते हैं वो मिला जुला के 30 से 50 करोड़ रुपए, और मॉर्निंग प्रोग्राम में सैलरीज पे कितना खर्चा करते हैं? 440 करोड़ रुपए। अब आप बताएं, अगर एक डायरेक्टर फाइनेंस ये देख रहा है कि मॉर्निंग में मुझे यूनिवर्सिटी चलाने के लिए तनख्वाहों में 440 करोड़ रुपए देने और इवनिंग में वही चीज चलाने के लिए 35 करोड़ रुपए देने, तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा पोस्टों पे लोग कम भर्ती करो, परमानेंट कम भर्ती करो। वो यही कहेगा और टेम्परेरी टीचर्स में इजाफा करो। वो यही कहेगा पूरा इवनिंग प्रोग्राम टेम्परेरी टीचर्स से चलाओ। तो कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम में अगर एक टीचर पढ़ाता है, प्रोफेसर पढ़ाता है ग्रेड 21 का, जिसकी टेक होम सैलरी तकरीबन 4 लाख रुपए, उसकी ग्रॉस सैलरी तो शायद 4.5 लाख रुपए, लेकिन वो इवनिंग प्रोग्राम में रोज आना 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास लेने के बाद उसको पैसे कितने मिलते हैं महीने के? 25,000। तो 12 महीने की जो सैलरी है वो मॉर्निंग की है, और 1.5 से 2 महीने की सैलरी पूरे साल इवनिंग। मैं मल्टीमीडिया सर इसलिए चलाना चाहता था कि मैं एक नक्शा दिखाना चाहता था जो कराची यूनिवर्सिटी का नक्शा है। बहरहाल अगर आप इजाजत दें तो मैं बना देता हूं थोड़ा सा। लेकिन देखिए कि आलमी मेयार आप सुनते होंगे, पाकिस्तान की चंद यूनिवर्सिटियों में तो है ना, उनकी रैंकिंग भी तो आती रहती है ना, कभी 500 में आ जाते हैं, कभी 600 में आ जाते हैं, कभी 400 में आ जाते हैं। इदारों के हिसाब से भी आलमी रैंकिंग आती है। तो ये समझिए कि ये केवल कराची यूनिवर्सिटी है, यहां से ये यूनिवर्सिटी रोड गुजर रही है, इस तरह जाती है। इसके अंदर एक ये बॉक्स है इतना बड़ा, जो तकरीबन यूनिवर्सिटी के एरिया का
1/5 है 1/6। इस बॉक्स में जो है वो 200 स्टूडेंट्स रिसर्च के, और यहां पर तकरीबन 60 जो है वो फैकल्टी है, और इसको मिलने वाली सरकारी खर्चा जो है वो है 129 करोड़ रुपए। अब ये जो बाकी है इसमें जो है वो लाइब्रेरी भी है, और इसमें फार्मेसी भी है, इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, इसमें आपका इंग्लिश भी है, और सर आपका पॉलिटिकल साइंस भी है इधर ही। ये सारा का सारा जो है, इसमें कितने लोग हैं? इसमें है 44,000 स्टूडेंट्स, और इसमें कितनी फैकल्टी है? 612 फैकल्टी। और इसका बजट कितना है? 800। इसको सरकार से ग्रांट कितनी मिलती है? वो है 440 करोड़। तो ये देखिए 440 करोड़ और ये 129 करोड़, और ये दमकता सितारा जो है ये आप लोग इसको इस नाम से जानते हैं। तो हुसैन इब्राहिम जमाल के नाम से है, ICCBS के नाम से, प्रोफेसर अता रुमान के नाम से मशहूर है। उनकी बड़ी खिदमात है, और वही हमारे यहाँ आलमी म्यार के बड़े बानियों में से समझे जाते हैं। बहुत ही ईमानदार आदमी, इसमें कोई शुबा नहीं। उन पे पूरे पाकिस्तान की फौज उन पे ट्रस्ट करती है, तो इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है। लेकिन 200 स्टूडेंट्स, 60 फैकल्टी, 129 करोड़, 44,000 स्टूडेंट, 612 फैकल्टी, 440 करोड़। जी, अब आप देखिए कि जिसे कहते हैं ना कि क्वालिटी यहां है, क्वांटिटी यहां है। यहां इंटरनल रिसोर्सेज तकरीबन मेरा अंदाजा है 10 करोड़, जो उनके बजट में लिखा होता है। मुझे अभी सही है फिगर याद नहीं, लेकिन ये 100 के करीब। और यहां इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं भाई? अब आप बताएं एफिशिएंट कौन है? क्वांटिटी में देखेंगे तो हम एफिशिएंट हैं, क्वालिटी में देखेंगे तो वो एफिशिएंट। तो ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कि 9 रतन, वो तो होते हैं ना हिंदुस्तान में, बेशक वो चाहे कितना पसमानदा क्यों ना हो, आज भी हैं। सारे IITs, एक बहुत बड़ा सरमाएदार है बिरला, उसका बिरला पिलानी के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इतनी बड़ी है कि जब वो इंडिया में अभी पिछले दिनों उन्होंने फैसला किया कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में लाना है इंडिया के 9 इदारों, उनके लिए पता नहीं कितने अरबा खरबा का बजट बनाया, तो 9 में एक बिरला पिलानी भी। तो इत्तेफाक से 9 ही, मैं वही देख के हैरान रह गया कि वो चुना भी तो फिर वही 9। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। ये इतना बड़ा मुल्क है, इसमें दिखाना है कि हम तरक्की कर सकते हैं, हम साइंस में आगे जा सकते हैं। अगर मैं कहूं पाकिस्तान साइंस में जो है वो बहुत आगे जा चुका है, तो आप कहेंगे यार ये कौन सी बात है, अभी तो आप कह रहे थे बहुत पीछे। लेकिन मैं कहूं भाई ये कितना खतरनाक हथियार, एटम बम बनाने वाला मुल्क, तो लोग कहेंगे हाँ भाई बाकी जगह तो नहीं हो पाया। ये लोग ही ऐसे हैं जो कि आप कह रहे थे ना कि हम तो बहुत हर चीज में जवाब रखते हैं, तो हम वहां तक तो पहुंच सकते। लेकिन देखिए ये बनते हैं हमारे तुर्रा इम्तियाज रिसर्च के मामले। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम बर्बाद हैं। अब अगर आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि अब अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को ले, इसमें जो 8,500 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 7,000 जो है वो PhD के स्टूडेंट्स, MPhil PhD के स्टूडेंट्स। इनका बजट है $25 मिलियन, जो मैंने पहले भी लिखा था।
ये आज़ाद शुमार असल में एचईजे से मुतालिक सही देने चाहिए, वरना वो नाराज हो जाते हैं कि भाई आप हमारे बारे में क्या कहकर आ गए। तो इसलिए मैं उनके डॉक्यूमेंट से निकाल के लाया। ये मैंने रेफरेंसेस में, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल की सूरत में भी है, ये प्रेजेंटेशन की सूरत में भी है, यूट्यूब वीडियो की सूरत में भी है, और हर जगह मैंने जो मैंने बोला है उसका कोई ना कोई रेफरेंस जरूर डाला है, कोई ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई इनकी ऑफिशियल खबर में से निकाल के डाला। तो अगर आप इनका देखें तो इनको एचईजे को या आईसीसीबीएस को ये तकरीबन मिलते हैं, इनके पास हैं 200 स्टूडेंट्स और इनको मिलते हैं $4 मिलियन। अब अगर ये 7,000 सोशल साइंस के स्टूडेंट एक दिन उठकर आ जाए, इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए और वो कहेंगे भाई सबको जर्मनी की तरह बराबर करना है, तो जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की एक सबसे बड़े रिसर्च इदारे में भेज दो, बेशक वो साइंस का क्यों ना, सोशल साइंस वालों को भेज दो। अगर वो यहां उठकर आ जाए 7,000, तो आप देखिए कि इनको एचईजे को अब 7,000 लोगों को पढ़ाने के लिए, सोशल साइंस में रिसर्च कराने के लिए जिस रकम की जरूरत होगी वो होगी $150 मिलियन। 7 टाइम्स जेएनयू से एक्सपेंसिव है चीज, 7 टाइम्स। तो एक तो मसला है नौरत्न का, नौरत्न के अंदर भी नौरत्न, हर नौरत्न के अंदर नौरत्न का। तो आप देखें कि इदारा जब आपको रिसर्च करानी हो, आपको उसको आलमी मेयार पे, ये रकम हमें आपको बताई नहीं जाती। ये मैंने निकाली कहां से, जो फेडरल बजट है उसका जो एप्रोप्रिएशंस का एक पूरा बंडल आता है, वॉल्यूम 1 के नाम से कहलाता है, उसके अंदर अगर आप ढूंढना शुरू करें तो आपको ये 3-4 इदारे अलग अलग नजर आएंगे। इनके 3 इदारे हैं चीजें के अंदर, एक पंजवानी रिसर्च सेंटर है और एक जो है वो थर्ड वर्ल्ड सेंटर है। ये 3 मिलाकर हर की अलग अलग निकाल के फिर मैंने जोड़ा, तो ये 129 करोड़ या 1.2 बिलियन रुपीस बनता है। लेकिन कभी तकरीर में, कभी कहीं और आपको नजर नहीं आएगा कि भाई आलमी मेयार के लिए हम ये कर रहे हैं। वो आपको बताया जाएगा आलमी मेयार के लिए रिसर्च पब्लिकेशन, आलमी मेयार के लिए स्टूडेंट्स, आलमी मेयार के लिए स्टूडेंट का टेस्ट, आलमी मेयार के लिए ये वो। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि ये आलमी मेयार का एक स्टूडेंट जिसको आप ले रहे हैं यहां पर सालाना 100 के करीब, ये आपके पास पाकिस्तान की उन यूनिवर्सिटियों से आ रहा है जो क्वांटिटी में तो मोस्ट एफिशिएंट है, जो इंटरनली हाफ प्राइवेटाइज्ड हैं, और आप तो टोटल स्टेट फंडेड है भाई। तो हमें मेयार की तरफ कैसे ले जा रहे हैं? और ये वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों को फरोग दो, उसके लिए सरकारी यूनिवर्सिटियों पे खराजात कम करते चले जाओ और इनकी फीसें बढ़ाने का मामला करो, और फिर उसके बाद जो फसाद सामने आए कि इनका मेयार कितना खराब हो गया, और आप भी कहेंगे प्लेजरिज्म और क्लास ना लेना और ये ना करना वो ना करना, सब शिकायतें आती है ऑब्वियसली बात। तो आपको लगे कि भाई ये तो मामला बहुत खराब से खराब पर होता चला जा रहा है, लेकिन ये हमारा मेयार तो पिछले 20 साल से बनाया जा रहा है। बहरहाल मैं और भी बात करना चाहता था, 2-3 मोटी मोटी बात बता दूं। 840 करोड़ रुपए के बजट में से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पे खर्च होते हैं 2 करोड़ रुपए, केमिकल और ग्लासवेयर के लिए खर्च होते हैं 4 करोड़ रुपए। ये मजमून में तफसील से मैं बात वैसे भी लंबी कर गया, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी की अपनी तरजीहात का मामला बहुत खौफनाक है, इसमें कोई शुबा नहीं। सरकार की तरजीहात का मामला उससे ज्यादा खौफनाक है, और उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है वो तो बहुत ही डेंजरस है हमारी आंखों के सामने। तो मेरी कोशिश ये थी आज कि आपके सामने ये पिक्चर लाने की कोशिश करूं कि जो एहतजाजात और यूनिवर्सिटी बंद होती है वगैरह, इन सब में आपकी सिंपैथी की जरूरत है, इन सब में जो है वो आपकी जानिब से यकजहती की जरूरत है कि एक यूनिवर्सिटी जिससे आप पढ़ के गए हैं, उस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा अगर हड़तालें कर रहे हो, क्लासेस ना ले रहे हो, तो जाहिर है इस वजह को समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे किसी मादर इल्मी में हो सकता है कि वहां उस्ताद और मुलाजमीन वगैरह काम करने से इनकार करें। बहुत
बुरे हालात हैं, जाहिर सी बात है। हमारी तनख्वाहें बाकी सब लोगों की तरह तकरीबन 1/3 पर आ गई हैं पिछले 2 साल के अंदर, और लिटरली जो है एक बड़ी तादाद टीचर्स की, मुलाजमीन की बिल्कुल मायूस है फ्यूचर से, और एक बड़ी तादाद जाहिर है इसीलिए इमरान खान के पीछे समझती है कि वो हल है। मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने एक तस्वीर पेश करूं, इस बात को सामने लाने की कोशिश करूं कि वसाइल की तकसीम में कानून का ख्याल नहीं किया जा रहा और इन्फ्लेशन का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। यूनिवर्सिटी के अपने अंदर बदइंतजामी की वजूहात करप्शन नहीं है, बल्कि कंट्रोल है जो कि वसाइल पर कुछ लोगों का है, और वो आगे जवाबदेही भी नहीं है किसी के। और हुकूमत इसको क्यों होने देती है, करप्शन की वजह से नहीं होने देती, वो उसकी पॉलिसी है कि कैसे अंदर से अपनी रिसोर्सेज जनरेट करो और अपने आप को तबाहल करते जाओ, ताकि हुकूमत पर बोझ कम से कम आए। तभी वो बोझ 65 बिलियन रुपए का कांस्टेंट रहेगा अगर ये सब कुछ होने दिया जाए। तो अब मैंने अगर कोई बात ऐसी कर दी हो जिससे किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए पेशगी माजरत चाहता हूँ। नहीं, वो उनकी मौजूदगी में भी जो है वो ऐसा नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतने सब्र से मुझे सुना, बड़ी मेहरबानी।